अब देखिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की मैं बात कर रहा था। मैं चलता हूँ स्पेसिफिक कोई बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको ज़्यादा एम्फेसाइज करते हुए। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के प्रावधानों में एक परिवर्तन आया है जो देखने लायक है। वो ये है कि जो लॉस है वो सेट ऑफ नहीं हो सकता प्रिजम्पटिव इनकम से। पहले क्या होता था कि 44 AD में अपन ने ऑफर कर दी और उसमें से दूसरे लॉस भी सेट ऑफ कर सकते थे। अब ये सेट ऑफ नहीं हो सकता, ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है। फिर ये एक दो चेंजेस है। एक तो मैंने बतला ही दिया कि बुक्स के लिए जो लिमिट का क्राइटेरिया है वो अनफॉर्चुनेटली अभी भी रखा हुआ है 1.5 लाख वगैरह। और एक ये बात है कि इन दो प्रोफेशन को हटा दिया है। स्पेसिफाइड प्रोफेशन एक अलग कैटेगरी थी जिसे 44 ADA में स्पेसिफाइड प्रोफेशन पे ही प्रिजम्पटिव लगता है। तो वो स्पेसिफाइड प्रोफेशन से फिल्म आर्टिस्ट और अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इनको हटा दिया गया। अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव मतलब अधिकृत अधिवक्ता, हम सब ठीक है। CA है, एडवोकेट है, पर अधिकृत अधिवक्ता जो है वो नहीं, ठीक है। मतलब मे बी टैक्स प्रैक्टिशनर अपन कह सकते हैं, जो वो शायद अब स्पेसिफाइड प्रोफेशन में नहीं। 44 AD ये चेंज हुआ है। कैपिटल गेन में देखिए जो बेसिक प्रोविजंस थे वो सेम है। कैपिटल गेन की इनकम लॉन्ग टर्म हो सकती है, शॉर्ट टर्म हो सकती है, वही सेम है। वही 36 महीने, 12 महीने, 24 महीने जैसे जैसे क्राइटेरिया थे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के, सब सेम है, कोई चेंज नहीं है। 50C भी लगेगा, गाइडलाइन वैल्यू से कम में बेचोगे तो वो भी लगेगा। 50CA भी लगेगा। शेयर्स अगर अनकोटेड शेयर्स है उसको मार्केट वैल्यू से कम में बेचोगे तो वो भी लगेगा। 54 to 54F के एग्जम्पशन भी अवेलेबल हैं। तो सब चीजें सेम है एज सच, उसमें कोई चेंज नहीं है। कैपिटल असेट की डेफिनेशन है, कैपिटल ट्रांसफर है, जो चीजें होती थी। पर कैपिटल गेन की प्रॉब्लम क्या है? कैपिटल गेन की प्रॉब्लम वो मैं आपको बतला देता हूँ। वो प्रॉब्लम है कि कैपिटल गेन एक नॉर्मल चार्ज नहीं, एक डीमिंग चार्ज। मतलब ये होता है उसका कि कैपिटल गेन में इनकम टैक्स जनरली इनकम पे लगता है, और इनकम मतलब रेवेन्यू नेचर की इनकम। कैपिटल गेन एक डीमिंग प्रोविजन था जिसमें कुछ कैपिटल इनकम को भी टैक्स किया जाता था, जो अपन असेट वगैरह बेचते थे उसके प्रॉफिट को भी टैक्स किया जाता था, जो कैपिटल नेचर की। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि कैपिटल गेन एक डीमिंग प्रोविजन है, और ऐसे कई जजमेंट आए जिसमें ये कहा गया कि डीमिंग प्रोविजन को बड़ा स्ट्रिक्टली पढ़ा जाना चाहिए। वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेक्शन की लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मन से वर्ड्स नहीं लिख सकते, ना तो हम मन से वर्ड जोड़ सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं। जो लिखा है वही लॉ है, कोडिफाइड लॉ ही इंपॉर्टेंट। और अगर कहीं भी प्रोविजन फेल हो जाता है तो टैक्स नहीं लगता है। अब सिंप्लीफिकेशन के नाम पे सब जगह उन्होंने चेंजेस किए। नॉटविथस्टैंडिंग हटा दिया, प्रोविजो हटा दिया, एक्सप्लेनेशन हटा दिया, लैंग्वेज चेंज कर दी। तो वो सब चेंजेस जो किए उन्होंने, उसके कारण क्या होगा कि कैपिटल गेन में आने वाले 20-30 सालों तक एक नई लिटिगेशन चालू होगी। हम हमेशा ये कहेंगे कि देखो इसमें ये लैंग्वेज लिखी हुई है और उसमें ये लिखा हुआ था पुरानी एक्ट में, तो लैंग्वेज चेंज हो गई तो मतलब भी चेंज हो गया। और कैपिटल गेन इज अ डीमिंग प्रोविजन, तो मन से कुछ जोड़ा भी नहीं जा सकता, कुछ कम भी नहीं किया जा सकता। इसलिए ये चीज का कैपिटल गेन्स में बहुत रेलेवेंस है कि लैंग्वेज चेंज हो गई। इससे एक नई, मतलब अपन कह सकते हैं भानुमति का पिटारा खुल गया, तो बहुत सारे लिटिगेशन नया आएगा, ये पक्की बात है। कैपिटल गेन जैसे मेरे लिए कैपिटल गेन होता है एग्जम्पशन, क्योंकि बाकी तो क्लाइंट करके ही आता है, वो एग्जम्पशन ही अपने से पूछता है कि साहब इसमें कौन सा एग्जम्पशन मिल जाएगा, क्या करेंगे। और वो भी आधा यूट्यूब से ज्ञान लेके आता है, यूट्यूब और गूगल से, उसका ज्ञान वहीं तक सीमित रहता है, पर उसके हिसाब से वो संपूर्ण ज्ञान है। उसके हिसाब से गूगल पे तो ऐसा लिखा है, आप ऐसा बता रहे हो, और अब उसका गूगल का एक बड़ा भाई आ गया है चैट जीपीटी। तो साहब चैट जीपीटी में ये आ रहा है, आपका आंसर गलत है, वो सही है, और आप जब तक वो आंसर नहीं दोगे तब तक आप सही नहीं हो। तो 54 के एग्जम्पशंस
के लिए उसको अपने पास आना पड़ता है, क्योंकि वहाँ इतने स्पेसिफिक आंसर आपको नहीं मिल सकते। एनीवेज, तो अब देखिए कैपिटल गेन में ये 2-3 चीजें हैं, मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, क्विकली बता रहा हूँ कि 50C जैसे है वो रिटेन्ड है, सेक्शन नंबर हो गया 78। 50CA जो था वो 79 हो गया, वो हो गया। ये सब रिडंडेंट सेक्शन हटा दिए जो खत्म हो चुके थे, उनमें कोई कुछ नहीं है। हाँ, अब 2 चेंजेस एग्जम्पशन सेक्शन, जो 54 to 54F के एग्जम्पशन है उनमें 2 चेंजेस। पहला चेंज बताने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी सुनाता हूँ सर। कहानी ये है कि एक ऐसा हुआ कि एक असेसी था, VS डेम्पो नाम से कंपनी थी, VS डेम्पो। उस कंपनी ने क्या किया कि उनके पास थी प्लांट एंड मशीनरी जो कि डेप्रिशिएबल थी। हम सबको पता है सर कि डेप्रिशिएबल एसेट बेचते हैं तो कैपिटल गेन जो होता है वो हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, ब्लॉक में से माइनस हो जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। तो VS डेम्पो ने मशीनरी बेची, उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, पर वो मशीनरी 36 महीने से ज्यादा होल्ड की हुई। उन्होंने वो मशीनरी बेची, असेट तो लॉन्ग टर्म हो गया क्योंकि 36 महीने से ज्यादा होल्ड किया था, पर उसका कैपिटल गेन जो था वो शॉर्ट टर्म हो गया। उन्होंने वो बेच के 54EC के बॉन्ड खरीदे और वो बॉन्ड पे एग्जम्पशन मांग लिया कि साहब हमको एग्जम्पशन दो। ठीक है, इनकम टैक्स वाले ने कहा नहीं नहीं क्या बकवास है, ये तो कैपिटल गेन तो शॉर्ट टर्म है, 54EC में क्या लिखा है लॉन्ग टर्म होना चाहिए, तो हम नहीं देंगे। मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के सामने VS डेम्पो ने ये कहा कि 54EC को साहब माय लॉर्ड्स ध्यान से पढ़ा जाए। 54EC क्या कहता है? कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल। कैपिटल गेन जो कि शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल। तो मेरा असेट तो लॉन्ग टर्म है साहब, तो मेरा तो 54EC मिलेगा, भले गेन शॉर्ट टर्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सही है और उन्होंने ग्रांट कर दिया, 54EC का एग्जम्पशन दे दिया, हो गया, लॉ सेटल हो गया। 10 साल बाद जब आ रहा है नया एक्ट, तो उन्होंने उस लैकुना को हटा दिया। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया कि 54EC दोनों में लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट को हटा के अब लिख दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है आपको तो 54EC के बॉन्ड खरीद सकते। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो ही घर बेच के घर खरीद सकते। तो ये एक चेंज कर दिया। ठीक है, दूसरा बात आती है जो मुझे लगता है कि चेंज किया जाना चाहिए। वो देखिए, मैं जब सीए स्टूडेंट था मैं बहुत कंफ्यूज था और आज भी कंफ्यूज था, और मेरे को लगता है कई लोग हम में से कंफ्यूज होंगे। जब भी कोई क्लाइंट आता है तो वो पूछता है साहब 54 में कितना पैसा लगाना पड़ता है, कैपिटल गेन लगाना है या पूरा पैसा लगाना है जितना सेल कंसिडरेशन है। ठीक है, तो अपन देख के शायद बता देते हैं कि साहब इसमें तो कैपिटल गेन लगाना पड़ता है, किसी सेक्शन में सेल कंसिडरेशन लगाना है, किसी में कैपिटल गेन लगाना है, किसी में 2 साल बाद तक लगा सकते हो, किसी में 3 साल बाद तक लगा सकते हो। नए एसेट को बेच दिया आपने, जो नया एसेट खरीदा उसका लॉकिंग पीरियड है 3 साल, उसको बेच दिया, तो कैपिटल गेन जो पहले एग्जाम्प्ट हुआ था वो नए एसेट की कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा। कहीं लिखा है कि वो अलग से टैक्स होगा, तो सब अलग अलग बातें लिखी हुई है। और मैं ऐसा कहता हूँ, मैं ऐसा सोचता था जब मैं पढ़ाता भी था, तब मैं ऐसा कहता था कि साहब वो अपने फाइनेंस इतना अलग अलग वैरायटी क्यों है, तो क्योंकि अपने फाइनेंस मिनिस्टर जो है अलग अलग समय अलग अलग लोग रहे और अलग अलग खाना खाते थे। कोई इडली सांभर खाता था, वो खा के उसने वैसा प्रोविजन लिख दिया, कोई पराठा खाता था, पंजाबी था तो उनने वैसा लिख दिया, कोई दाल बाटी खाते थे उनने वैसा लिख दिया। तो वैरायटी ऑफ प्रोविजंस थे, मतलब एक जैसी सिमेट्री नहीं थी। अब नया एक्ट लिख रहे हो तो अब तो एक जैसा कर दो सब। अगर आपका ये कहना है कि सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना है तो सब जगह लिख दो ना सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना है, एक जगह सेल कंसिडरेशन, एक जगह कैपिटल गेन। अगर आपका कहना है कि नए एसेट को लॉकिंग में बेच दिया तो कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट को कॉस्ट में से माइनस करेंगे, तो सब जगह लिख दो ना कॉस्ट में से माइनस करेंगे।
या सब जगह लिख दो कि उसको अलग से टैक्स करेंगे। ये इतना अलग अलग क्यों लिखने की जरूरत, पता नहीं ये क्यों है, अभी भी नए एक्ट में कंटिन्यू हुआ, ये चेंज होना चाहिए था, ऐसा मेरा विचार है। फिर उसके बाद एक चीज मैं और ढूंढ रहा था, सन 2024 की बात है, हमारी मैडम फाइनेंस मिनिस्टर, उनने कहा कि पहले कैपिटल गेन में क्या होता था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होता था 20% पे इंडेक्सेशन मिलता था, लॉन्ग टर्म 20% इंडेक्सेशन मिलता है। अब उनका मन हुआ कि नहीं नहीं इंडेक्सेशन मत दो, इंडेक्सेशन हटा दिया और लॉन्ग टर्म का रेट कर दिया 12.5%, है ना, हम सबको पता है। पर वहां पे उन्होंने एक अपन कह सकते हैं कि एक ट्रांजिशनल प्रोविजन दे दिया कि नहीं, जो लोगों का ऑलरेडी पुराने असेट है, इंडिविजुअल जिसके पहले से कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो बेचारा तो मर जाएगा ना। कल तक वो इंडेक्सेशन निकाल रहा था कि साहब मेरा तो गेन ही 0 आ रहा है, और आज उसको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा और 12.5% टैक्स हो जाएगा, तो ये तो अनफेयर हो जाएगा। तो इस कारण से उन्होंने चॉइस दी थी कि आप या तो इंडेक्सेशन कर लो और 20% दे दो। उनके लिए थी ये चॉइस जो 23 जुलाई 2024 के पहले जिन्होंने असेट खरीदा था, या तो इंडेक्सेशन कर लो और इंडेक्सेशन करके क्या करो 20% दे दो, या इंडेक्सेशन मत करो और 12.5% कर दो। दो वैरायटी चाहिए ना, साड़ी की दुकान में आए कि साहब इस कलर की भी तो बताओ, इस वैरायटी की भी तो बताओ, तो वैरायटी दी उन्होंने, आपको चॉइस है। अब नए एक्ट में ये चॉइस दी क्या? हाँ दी। मैं ढूंढ रहा था कि नया एक्ट है, उन्होंने कहा ये चॉइस ही उड़ा, ऐसा नहीं हुआ, चॉइस दी है, उसका बकायदा एक सेक्शन लिखा है 197, अभी भी आपको चॉइस है, यू कैन डू इंडेक्सेशन 20%, विदाउट इंडेक्सेशन 12%। वो उन्हीं के लिए है ये चॉइस जिनका असेट खरीदा है 23 जुलाई 2024 के करीब। अब एक थोड़ा सा मेरे सवाल क्या है कि लीगल साइड पे ज्यादा है, एक्ट के प्रोविजंस में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, तो मैं इधर उधर अलग अलग लीगल क्वेश्चंस पे जा रहा हूँ। एक सवाल ये है कि साहब क्योंकि जब अपन सेमिनार की तैयारी करते हैं तो अपने दिमाग में अलग तरह के सवाल आते हैं, तो मेरे दिमाग में एक अलग सवाल आया कि साहब एक क्लाइंट है, वो क्लाइंट आया और 23-24 में आया मेरे पास, 23-24 में उसने एक घर बेचा जिसका कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम था। अब 2 करोड़ मैंने बोला शायद आप उसको कोरिलेट करता है, 54 सेक्शन की बात कर रहे हैं। 54 में ये होता है कि जनरली एक घर बेच के एक घर खरीद सकते हैं, पर अगर 2 करोड़ तक का कैपिटल गेन है तो एक घर बेच के 2 घर भी खरीद सकते हैं। 54 में ऐसा दिया हुआ है कि 2 करोड़ तक का कैपिटल गेन है तो एक घर बेच के आप 2 घर भी खरीद सकते हैं। पर ये चॉइस वंस इन अ लाइफ टाइम, जीवन में एक बार, कि एक घर बेच के 2 घर खरीद सकते, ठीक है। अब क्लाइंट आया 23-24 में, उसने एक घर बेचा, अपन ने कहा 2 खरीद ले भाई, खरीद ले, क्यों खरीद ले, क्योंकि चॉइस है, वंस इन अ लाइफ टाइम में खरीद ले, 2 घर खरीद लिए उसने, खुश, मजे से हो गया वो, एक घर अपने नाम पे, एक बेटे के नाम जिसके लिए खरीदना खरीद लिया। अब फिर क्या हुआ, अचानक से 2026-27 में भी वो आ गया, उसने कहा साहब वो एक और घर मैंने बेचा, वो बेचा और अब फिर मेरे को 2 खरीदने, अब 2 खरीद सकता हूँ क्या? एक्ट में लिखा हुआ था कि वंस इन अ लाइफ, तो अपन ने उसको कह दिया कि नहीं नहीं एक बार तुमने तो कर लिया ना, अब थोड़ी कर पाए, पहले तुमने 23-24 में ले लिया 2 घर का एग्जम्पशन। क्लाइंट अपना समझदार, उसने बोला साहब वो मैंने जब किया था वो कौन सी एक्ट में किया था, 1961 एक्ट में, वो एक्ट ही मर गई, अब तो उसकी लाइफ टाइम खत्म हो गई मेरे से पहले, अब तो मेरे को मिलेगा ना 2 घर का एग्जम्पशन, नए एक्ट में फिर 2 घर का एग्जम्पशन ले लूंगा मैं। ऐसा कर पाएगा क्या वो? लॉ मेकर्स ने बहुत सोच समझ के लिखा है, नहीं कर पाएगा। सेक्शन 536 सब सेक्शन 2 में लिखा है कि अगर उसने एक बार जीवन में एक इंसेंटिव ले लिया जो अब उसको वापस नहीं मिलना है, तो आगे उसको वो इंसेंटिव नहीं मिलेगा, मान लिया जाएगा कि वो सारे इंसेंटिव खत्म हो गए, जो पुरानी एक्ट में ले लिया मतलब वो नई एक्ट का कंटिन्यूएशन है। ऐसे ही कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम वाला, ये सेमिनार के हिसाब से कह रहा हूँ, जो आपको हो सकता है 1-2 साल में सवाल आने वाले कि साहब वो अपन ने 25-26 में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा किया बैंक,
जमा तो कर दिया था, अभी भी स्कीम है, अभी भी नई एक्ट में भी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है, वैसा का वैसा सब कुछ है, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जा रहा। ये सर 25-26 में अपन ने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कर दिया, ठीक है साहब, बढ़िया। अब क्या हुआ कि उसको मेरे को 3 साल में नया घर खरीदना था, मैंने नहीं खरीदा, अब आ गया 27-28, 3 साल में नया घर नहीं खरीदा, तो क्या होगा? हमने कहा साहब जो पहले आपने जमा किया था वो टैक्सेबल हो जाएगा, 3 साल एक्सपायर हो गए तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसने कहा ये टैक्सेबल होगा, ये किस एक्ट में लिखा था? इनकम टैक्स एक्ट 1961। 27-28 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहाँ है? वो तो रिपील हो गया, खत्म हो गया, तो 27-28 में तो टैक्स ही नहीं होगा। नए एक्ट में कैसे होगा साहब? ये तो पुरानी एक्ट का डिफॉल्ट है, और पुरानी एक्ट तो खत्म हो चुकी है, तो ये टैक्स होगा क्या? लॉ मेकर्स ने सोच समझ के लिखा है। हाँ, सेक्शन 536 मैंने कहा था आपको कि वो रिपील एंड सेविंग है, जो पुरानी एक्ट है वो अमेंड हो गई नई एक्ट में, पर ये सब चीजों को उन्होंने बचा लिया है, उन्होंने सब चीजें लिखी है, और आखिरी में उन्होंने ये भी लिख दिया है कि कुछ बच गया तो हम तो मानेंगे कि पुरानी एक्ट ही चल रही है, कहीं भी कोई डिबेट आता है तो पुरानी एक्ट के हिसाब से कोई भी कंट्रोवर्सी खत्म हो जाती है। अदर सोर्सेज में साहब कोई चेंज नहीं है, एक चेंज ये कि जो गिफ्ट होता है उसमें क्या हम नाना नानी से गिफ्ट ले सकते हैं? क्या हम नाना नानी से गिफ्ट ले सकते हैं? पुरानी एक्ट में लिखा हुआ था लीनियल असेंडेंट्स और लीनियल डिसेंडेंट्स, नई एक्ट में भी वही रिश्तेदार है, अपने रिश्तेदार नहीं बदले, तो लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट। पर यहाँ पर उन्होंने क्लेरिफाई किया है कि जो मैटरनल असेंडेंट हैं वो भी असेंडेंट है, मैटरनल और पैटर्नल। पैटर्नल असेंडेंट मतलब पिताजी वाले पक्ष, तो पिताजी, दादा दादी वगैरह, और मैटरनल असेंडेंट मतलब मम्मी वाला पक्ष, तो मम्मी, नाना नानी। तो नाना नानी भी अब रिश्तेदार हैं, उनसे भी गिफ्ट मिल सकता है, तो नाना नानी से गिफ्ट लेने पर एग्जम्पशन है। कई बार क्लाइंट को ये क्वेश्चन रहता था साहब नाना नानी से गिफ्ट ले लूं क्या? तब कंफ्यूजन था, तब यस और नो नहीं था आंसर, कंफ्यूजन था कि साहब नाना नानी से पता नहीं, लॉ क्लियर नहीं, पर अब एकदम क्लियर है कि नाना नानी से भी गिफ्ट लोगे तो एग्जम्पशन मिल जाए। क्लबिंग ऑफ इनकम कोई वैल्यूएबल बात नहीं है, सेम है, एक आध जगह कोई लैंग्वेज का चेंज है जो हार्डली इट इज मटीरियल, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, देयर इज नो मच चेंज। एग्रीगेशन ऑफ इनकम, सर ये वाला चीज मेरे को लगता है इसको डिस्कस करनी चाहिए। इनकम टैक्स जो अपन स्टूडेंट थे, जब मैं स्टूडेंट था तो इनकम टैक्स बहुत सारा पढ़ा हूँ, तो मुझे लगा इनकम टैक्स आ गया, पर सीए बनने के बाद, फिर एडवोकेसी करने के बाद मेरे को लगा कि इनकम टैक्स वो नहीं है, इनकम टैक्स तो ये है। इनकम टैक्स चलता है सेक्शन 68, 69, 69 ABCD, ये इनकम टैक्स है, क्योंकि 2 नंबर की इनकम का हिसाब किताब, असेसमेंट, अपील, लिटिगेशन, तो यही सब है, इसी में झगड़े चलते सारे कि साहब वो तो मैंने लोन के नाम पे दिखा दिया, मैंने ये कर दिया, खर्चा कर दिया, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, ये सब। तो ये नई एक्ट में है क्या? हाँ जी है, ये सेम टू सेम नई एक्ट में है, सेक्शन बदल दिए 68 to 69D, इसकी जगह कर दिए हैं सेक्शन 102 से 106। एक मैं चेंज बताता हूँ जो यहाँ थोड़ा एरर है इसको, पर मैं बता देता हूँ। सेक्शन 68 जो था उसका नाम था कैश क्रेडिट, वो हो गया 102। मैं आपको इसका नया नाम भी बता देता हूँ, अब ये नाम उसका हो गया अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट्स, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ना, कैश क्रेडिट मतलब क्या? कैश रिसीव हुआ, जबकि सेक्शन की लैंग्वेज क्या थी? एनी सम क्रेडिटेड इन द बुक्स, तो बैंक से भी आया तो भी लगता था ये, पर कंफ्यूजन होता था, तो इसलिए उन्होंने ज्यादा बेहतर हेडिंग लिखी, ज्यादा प्रॉपर हेडिंग लिखी। अब यहाँ की हेडिंग है, यहाँ की हेडिंग है अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट्स, तो 68 हो गया 102, 69 103 है ना। अब मैं आपको बताता हूँ 69 क्या था? अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। 69A था मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। 69B जो है वो इनमें मर्ज हो गया है, मतलब 69B क्या था? एनी इन्वेस्टमेंट नॉट, एनी इन्वेस्टमेंट पार्टली रिकॉर्डेड
और एनी मनी बुलियन ज्वेलरी पार्टली रिकॉर्डेड। तो पार्टली रिकॉर्डेड को अब इसी में मर्ज करते हैं। अब जो नया सेक्शन है 103, उसमें ये लिख दिया है एनी इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड और पार्टली रिकॉर्डेड। जैसे मैंने 1 करोड़ का प्लॉट खरीदा, वो रिकॉर्डेड ही नहीं, तो भी 103 लगेगा। मैंने 1 करोड़ का प्लॉट खरीदा, उसका 40 लाख ही रिकॉर्डेड है बुक्स में, पार्टली रिकॉर्डेड, तो भी 103 लगेगा। तो इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड और पार्टली रिकॉर्डेड इधर आ गया। ऐसे पहले होता था मनी बुलियन ज्वेलरी नॉट रिकॉर्डेड 69 है, मनी बुलियन ज्वेलरी पार्टली रिकॉर्डेड 69 है। अब उसको मर्ज कर दें, एक ही सेक्शन में 104 है, यहाँ थोड़ा एरर है, 104 उसमें लिख दिया है एनी मनी बुलियन ज्वेलरी वैल्यूएबल आर्टिकल ऑफ थिंग नॉट रिकॉर्डेड और पार्टली रिकॉर्डेड। तो पार्टली रिकॉर्डेड को एक साथ कर दिया, एक सेक्शन कम कर दिया, अननेसेसरी वो 2 सेक्शन थे। 69C जो था वो एज इट इज है, एक्सपेंडिचर नॉट रिकॉर्डेड, और 69D जो था हुंडी लोन, वो एज इट इज है। इनमें माइनर मतलब इनमें छोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं वो मैं बताता हूँ, जो बहुत सब्सटेंशियल, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, ये सब सारे सेक्शन सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक मैंने आपको बतला ही दिया कि सेक्शन 68 का टाइटल चेंज हो गया है। पहले सेक्शन 68 का टाइटल था अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट्स, कैश क्रेडिट्स, अब हो गया अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट्स। देखिए मैं क्योंकि ऐसा कहूँगा, जब हम कोर्ट में जाते हैं एज ए लॉयर, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोर्ट में जाते हैं तो हम लोग को तो क्या इनकम टैक्स आता है, हम लोग सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स, टैक्स प्रैक्टिशनर्स, हमको इनकम टैक्स आता है, पर जजेस को नहीं आता है। तो जजेस को हम कैसे भी घुमा सकते हैं कई बार, ठीक है। और जो ऑब्वियस बातें हैं वो भी नहीं मानते कई बार जजेस, दोनों तरफ, दो तरफा तलवार है। जो ऑब्वियस बात है वो भी नहीं मानते कि यार ये तो साहब सामने, पर ये नहीं मानते। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो मतलब नहीं लिखा है वो भी उनसे पढ़वा सकते हैं, क्योंकि उनको तो आता ही नहीं ना, तो कुछ भी बात कर सकते हैं अपन। तो अभी क्या होता है, कई बार किसी ने ऐसा आर्ग्यू कर लिया कि साहब ये तो कैश क्रेडिट लिखा है, मतलब कैश, इसमें बैंक में पैसा आया तो 68 नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि सेक्शन की हेडिंग ही है कैश क्रेडिट। तो उस चीज को खत्म करने के लिए बेहतर हेडिंग है अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट, नए एक्ट में होगी। दूसरा चीज, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इन सब 5-6 सेक्शन में हो गया है। पहले क्या होता था, जैसे सेक्शन 68, मतलब एक मेजर चेंज है आज के सेशन। पहले क्या होता था सर कि सेक्शन 68 में लिखा रहता था एनी सम क्रेडिटेड इन द बुक्स यू हैव टू एक्सप्लेन द नेचर एंड सोर्स। नेचर एंड सोर्स का मतलब होता है आइडेंटिटी, जेन्युइननेस, क्रेडिट वर्दीनेस। एंड अगर आप उसको नहीं बता पाते, नेचर एंड सोर्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो क्या होगा, इट मे बी ट्रीटेड एज अनअकाउंटेड इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज सो क्रेडिटेड। इस बात पे ध्यान देना, अगर आपने आज तक इसको ध्यान नहीं दिया तो अब ध्यान दो आप, मे बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द ईयर इन विच इट इज क्रेडिटेड। इसे इनकम माना जा सकता है। मे मतलब शैल और मे मतलब डायरेक्टरी, डिस्क्रिशनरी, अधिकारी को डिस्क्रिशन है कि वो माने नहीं माने। किस चीज का डिस्क्रिशन है कि ये उस साल जिस साल क्रेडिट हुआ है उस साल की इनकम है। इट मे बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द ईयर इन विच इट इज क्रेडिटेड। तो जिस साल ये क्रेडिट हुआ है ये उस साल की इनकम है या नहीं, ये ऑफिसर को डिस्क्रिशन था। अब लिख दिया है इट शैल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द ईयर, शैल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द ईयर इन विच इट इज सो क्रेडिटेड। अब इसका फर्क क्या है, देखो सेक्शन 68 की सर बात करूं मैं, तो सेक्शन 68 में ऐसे कई केसेस हुए। एक केस हुआ था बड़ा इंटरेस्टिंग कि जैसे उसमें ये होता है कंपनी नहीं बनी, उसी दिन डे 1 पे उनको 6 करोड़ की शेयर कैपिटल मिल गई। एओ ने पूछा प्रूव करो सेक्शन 68 आइडेंटिटी वगैरह, कंपनी नहीं प्रूव कर। एओ का कहना था कि हम इसको इनकम मान लेते हैं, सेक्शन 68 में जोड़ देते हैं। एसएससी गया अपील में सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के सामने एसएससी का कहना था कि सर सेक्शन में लिखा है मे, इट इज इम्पॉसिबल कि कंपनी जिस दिन बनी डे 1 पर उन्होंने 6 करोड़ की इनकम कमा ली होगी। आप कह रहे हो ये कंपनी की इनकम है,
डे वन की इनकम में जिस दिन कंपनी खड़ी हुई, जिस दिन कंपनी सेटअप हुई, उस दिन कैसे 6 करोड़ की इनकम कमा सकती है कंपनी? ये असंभव है। इसलिए ये जो डिस्क्रिशन है ये एसएससी के फेवर में यूज किया जाना चाहिए और इसे करंट ईयर की इनकम नहीं माना जाना चाहिए। इस पे कंपनी के हाथ में कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एसएससी के फेवर में। कोई ने कहा कि साहब 1 अप्रैल को मेरे को लोन मिला 10 करोड़ का, मैं कह रहा हूं 1 अप्रैल को डे वन पे 10 करोड़ मिला, मैं नहीं प्रूव कर पाया लोन। आप इसको करंट ईयर में नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये असंभव है कि मैं 1 अप्रैल को 10 करोड़ कमा लूं। आप इसे मेरी इनकम मान रहे हो ना, तो मेरी 10 करोड़ की इनकम डे वन पे कैसे हो सकती है? इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज माई इनकम ऑफ द करंट ईयर। तो ये केसेस हुए। अब ये डिस्क्रिशन खत्म। अब क्या लिखा है? इट शैल। अब तो बस जिस साल आपका ये क्रेडिट हुआ उस साल माना जाएगा। सेक्शन 69, इट मे बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द ईयर जब इन्वेस्टमेंट किया। अब इट शैल। कई बार रेड होती थी, इन्वेस्टमेंट होते थे, मैंने कोई रजिस्ट्री की, इन्वेस्टमेंट किया। अब वो जो इन्वेस्टमेंट किया वो मैं कहता था साहब ये तो मेरी करंट ईयर की इनकम नहीं है, इस साल तो मैंने इन्वेस्ट किया है, इस साल तो मैंने इन्वेस्ट किया है, खर्चा किया, कमाया तो किसी और साल में, इसको उस साल में टैक्स करो जिस साल कमाया। ठीक है? तो अब वो चीज उनका कहना नहीं है। अब इट शैल। इट्स अ बिग चेंज। सेक्शन 69A होता था 4 असेट्स के बारे में, मनी, बुलियन, ज्वेलरी और एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और फाउंड। जनरली सर्च सर्वे से आपको रिलेट कर सकते हो कि सर्च हुआ, सर्वे हुआ, एक्सेट्रा, तो उसमें मनी, बुलियन, ज्वेलरी और वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग मिला जो रिकॉर्डेड नहीं, तो उसको 2 नंबर की इनकम मान सकते हैं। अब उन्होंने सेक्शन में क्या कर दिया है? उन्होंने ये हटा दिया। उन्होंने लिखा एनी असेट फाउंड, और असेट की डेफिनेशन दी। असेट की डेफिनेशन क्या है? मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वर्चुअल डिजिटल असेट्स और एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल। मतलब एक चीज और जोड़ दी। कौन सी चीज? वर्चुअल डिजिटल असेट। तो अगर कोई वर्चुअल डिजिटल असेट भी मिल जाता है तो उस पर भी एडिशन हो सकता है। अब उनको भी पता है ना, आजकल क्रिप्टो वगैरह में काफी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, तो वो कोई सर्च हो गई, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट मिल गया, तो सेक्शन 69A में मतलब अब 104 में उसको जोड़ सकते। ये उनका आइडिया। ठीक है? वर्चुअल डिजिटल असेट्स। इसके बाद आता है साहब सेक्शन 69D, हुंडी लोन। अगर कोई हुंडी पे लोन लेता है अदरवाइज देन बाय अकाउंट पेड चेक और अकाउंट पेड ड्राफ्ट, तो सेक्शन 69D ट्रिगर होता है। हुंडी पे लोन अदरवाइज देन बाय अकाउंट पेड चेक, अकाउंट पेड ड्राफ्ट। अब एक तो उन्होंने इसका वर्ड हुंडी हटा दिया और हुंडी की जगह कर दिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो अगर कोई भी तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे वो लोन लेता है, इसका बैकग्राउंड हम सबको पता होना चाहिए, पता होगा। होता क्या था कि कई केसेस में एसएससी ये प्लीड करता था, कई बार रेड हो जाती थी, हुंडी की रसीदें मिल जाती थी, अब वो हुंडी है या नहीं उसका झगड़ा एसएससी करता था। एसएससी ये कहता था ये जो मिला ये हुंडी थोड़ी है साहब, ये जो मिला ये तो प्रोमिसरी नोट है, हुंडी नहीं है। सेक्शन 69D किस पे लगता है? हुंडी। और वो लड़ता था पूरी ताकत से कि ये अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ये हुंडी नहीं है, ये तो प्रोमिसरी नोट, एंड देयरफॉर इस पे 69D लगेगी। और कई केसेस आ गए इसके ऊपर। अब उनने कह दिया नहीं, हुंडी एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे लोन लो अदरवाइज देन बाय अकाउंट पेड चेक। अब पुरानी एक्ट में क्या लिखा था? अदरवाइज देन बाय अकाउंट पेड चेक, पर अब उसको थोड़ा एक्सपांड कर दिया उन्होंने अदरवाइज देन बाय अकाउंट पेड चेक एज वेल एज ऑल अदर मोड्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड कर दिया। तो हमको पता है कि जैसे NEFT, RTGS ये भी चलेगा ना। अभी आज के दुनिया में तो 99% पेमेंट इसी से होते हैं, UPI, तो ये सबको प्रिस्क्राइब कर देंगे आगे पीछे वो। तो ये जो चीजें हैं इनको भी उन्होंने कंसीडर कर लिया कि ये सब चलेगा, इस पे 69D ट्रिगर नहीं होगा। तो ये एक मेजर टॉपिक है चेंज का। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, नो चेंज, नथिंग टू एड्रेस। डिडक्शंस एंड रिलीफ्स,
एज सच देयर इज नो चेंज। एक बड़ा जो चीज मन में आती है कि साहब एटीसी का क्या हुआ। सरकार एटीसी को भूल ही चुकी है, हमको सबको पता है। सन 2014 में एटीसी की लिमिट थी 1.5 लाख, आज एटीसी की लिमिट है 1.5 लाख। उनका कहना है ओल्ड रेजिम भूल जाओ, नई रेजिम में जाओ, या जो भी उनके मन में है, ये लिमिट को भूल ही गए। जबकि इन्फ्लेशन को देखो आप, डबल हो गए सब चीजों के भाव, पर उन्होंने कहा नहीं एटीसी की लिमिट। तो एटीसी है क्या? हाँ है। लिमिट क्या है? सेम, कोई चीज। ये उनका आइडिया था कि भैया ये तो सिर्फ पुरानी बोतल से निकाल के नई बोतल में डाल दो चीज को, वो चेंज नहीं करना। चेंज करो तो लोग घबरा जाते हैं, चेंज मत करो, अभी कर दो। करना है तो कर ही लेंगे ना चेंज। चेंज तो बाद में आगे पीछे अपन अगले बजट में कर ही लेंगे, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ उन्होंने सिर्फ उसका एटीसी को एक शेड्यूल में डाल दिया है। एटीसी को एक शेड्यूल में डाल दिया है, सेक्शन 123 रेड विथ शेड्यूल 15। एटीसी को शेड्यूल 15 में डाल दिया, ठीक है। उसके अलावा एटीटीटी है, टीटीबी वो भी है एज इट इज, वही 10,000 और 50,000 जो लिमिट्स जो भी थी वो एज इट इज मेंटेन्ड है, कोई चीज नहीं। रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम में 3 ड्यू डेट आ गई थी। रिटर्न का सेक्शन है सर 263। ये मेरे को लगता है कि थोड़ा फ्लो में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, डाइजेस्ट होने में, क्योंकि मेरे दिमाग में तो अभी भी 139 ही चलता है रिटर्न। तो ये एक चैलेंज है। 263 अब रिटर्न जो है वही 3 डेट्स है, 31 जुलाई, 31 अगस्त और 31 अक्टूबर। जो मतलब अभी कर ही दिया ना बजट में फरवरी में, वो नए एक्ट में भी किया है, वही सेम है, वही एप्लीकेबल है। एक वो होता था कि आपकी भले इनकम इतनी नहीं है पर कुछ आपने इन्वेस्टमेंट कर दिए, जैसे आपने बैंक में डिपॉजिट एक लिमिट से ज्यादा कर दिए, या कोई फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस कर दिए, तो भले ही आपकी इनकम नहीं है तो भी आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। जिसको कई लोग अपनी भाषा में कहते हैं 1/6 रिटर्न, कि 6 में से एक क्राइटेरिया फुलफिल कर दोगे तो आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। तो वो क्राइटेरिया था एक्ट में कि बैंक डिपॉजिट्स इतने से ज़्यादा है और फॉरेन ट्रैवल है, बिजली का बिल इतने से ज़्यादा है, तो वो क्राइटेरिया उन्होंने हटा दिए और उन्होंने कह दिया कि साहब ये जो है बोर्ड बता देगा। ये क्राइटेरिया एक्ट में ना लिखते हुए उन्होंने कह दिया सीबीडीटी अनाउंस कर देगा कि किन क्राइटेरिया के आधार पे रिटर्न भरना पड़ेगा। भले इनकम ज्यादा नहीं हो तो भी आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। एक रिफंड को लेकर बात है कि साहब पहले क्या होता था कि कई लोग ये करते थे कि साहब रिटर्न मत भरो पर अदरवाइज भी रिफंड आप क्लेम कर सकते हो। उसका मैकेनिज्म था रिफंड के चैप्टर में, उसका मैकेनिज्म था सेक्शन 237 में, विदाउट फाइलिंग अ रिटर्न आल्सो यू कैन क्लेम अ रिफंड। अब वो मैकेनिज्म हटा दिया है। अब अगर आपको रिफंड चाहिए तो आपको कंपल्सरीली रिटर्न भरना ही पड़ेगा। अब वो रिटर्न ड्यू डेट तक भरो, बिलेटेड भरो, या फिर इनवैलिड भर के सीबीडीटी को वो कमिश्नर को अप्लाई कर देते ना 1192 की एप्लीकेशन, वो कर लो कि डिले कंडोन कर दिया जाए। रिटर्न भरना पड़ेगा। पहले ये था रिटर्न भरे बिना भी रिफंड मिल जाता था, अब वो नहीं चलेगा। रिटर्न भरना ड्यू डेट तक, बिलेटेड या 1192 की एप्लीकेशन बनवा के कैसे भी करके साथ रिटर्न भरना। उसकी लिमिट सर 119(2) की 119(2) की जो पुराना सर्कुलर है 5 साल उसकी लिमिटेशन कितनी है? लिमिटेशन अमाउंट की सर ओल्ड रिटर्न फाइल करने समय से टाइम की लिमिटेशन 1192 की लिमिटेशन सर ऐसे कोई एक्ट में तो दी नहीं है। रिफंड के सर्कुलर्स हैं, रिफंड के जो सर्कुलर्स हैं उसमें 2 बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की लिमिटेशन कितनी है? अच्छा बिलेटेड रिटर्न की सर सेम आई थिंक वो 31 दिसंबर बिलेटेड की है नहीं। और वो मार्च हो गई। वो 119(2) के अंतर्गत 192 के अंतर्गत 1192 में सर एक्ट में नहीं है सर, वो मैं बताता हूँ शायद सीबीडी सर्कुलर है। हाँ यस सर, वो 5 साल है, 2024 का सर्कुलर है। हाँ। जिसमें बिलेटेड रिटर्न एक्सेप्ट वो कर सकते हैं अप टू 5 इयर्स, 5 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर End of assessment। और वो 6 कर दे अपन मान ले उसको टैक्स पहले 6 थी, 6 की 5 6 की 5 हुई थी। 15 का सर्कुलर था सर, सर्कुलर नंबर 15 ऑफ 15 या 9 ऑफ 15 का सर्कुलर निकला। हाँ जी सर। तो वो उसके बाद आ गया 24 का सर्कुलर जिसमें 5 साल हुए। सर पुरानी एक्ट के सारे सर्कुलर कंटिन्यू है ना, वो कंटिन्यू है सर। असेसमेंट प्रोसीजर, असेसमेंट प्रोसीजर में पहले था फिजिकल डिपार्टमेंट जाओ, आईटीओ साहब से मिलो,
वो प्रोसीजर था। फिर आया साहब कि थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक करते हैं अपन, तो स्क्रूटनी में सिलेक्शन कैसे होगा, वो कंप्यूटर असिस्टेड स्क्रूटनी सिलेक्शन होगा। फिर उसके बाद एक लेवल आया कि अच्छा नोटिस कैसे आएंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक आएंगे, ई प्रोसीडिंग होगी। फिर हो गया पूरा फेसलेस, मतलब बेसलेस, बेसलेस जो मर्जी करो, उनका जो नोटिस का जवाब दे दिया, आधी बार सुनेंगे नहीं सुनेंगे, अफसर जो पीछे बैठा है उसकी मर्जी, कई बार सुन लेगा कई बार नहीं सुनेगा, हमको पता भी नहीं, डिमांड आनी है आ जाएगी, ठीक है। तो क्या नई एक्ट में भी ये फेसलेस असेसमेंट लागू है? हाँ जी, उनने कह दिया बस फेसलेस ही होगा, जब तक हम हैं फेसलेस ही होगा, ठीक है। भविष्य में हो सकता है जीएसटी को भी वो कर दें, तो बड़ा मुश्किल है, पर फेसलेस इनकम टैक्स तो कंटिन्यू होगा। स्क्रूटनी असेसमेंट होता था, स्क्रूटनी होगा, बेस्ट जजमेंट होता था, होगा, रीअसेसमेंट होता था जी, रीअसेसमेंट भी होगा, सब कुछ सेम टू सेम। वैल्यूएशन ऑफिसर का रेफरेंस एक जरूर से चेंज कर दिया है, पहले वो मतलब सिर्फ रेफरेंस चेंज किया है, वो पहले एक्ट में लिखा हुआ था कि वेल्थ टैक्स वाले वैल्यूएशन ऑफिसर, अब वेल्थ टैक्स वाले नहीं होंगे, इनकम टैक्स में ही हो जाएगा, क्योंकि वेल्थ टैक्स का तो एक्ट ही खत्म हो गया ना, तो इनकम टैक्स में ही रजिस्टर्ड वैल्यूअर की बात है, तो उनको अलग से रजिस्ट्रेशन शायद लेना पड़े वैल्यूअर को, आज भी लेना पड़ता है ना, अलग से लेना है, अलग से पड़ेगा। लेना। रीअसेसमेंट में सेम मैकेनिज्म है, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे रीअसेसमेंट किया जा सकता है। पहले होता था रीजन टू बिलीव, पूरा जीवन अपना निकल गया रीजन टू बिलीव, एक दिन किस में आके उन्होंने कहा नहीं रीजन टू बिलीव, अब क्या होगा, रीओपनिंग कब होगा, व्हेन वी हैव इंफॉर्मेशन इन आवर पोजीशन which shows that income chargeable to tax has escaped assessment, तो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे होगा। इंफॉर्मेशन अभी भी है नए एक्ट में, वही इंफॉर्मेशन है कि वो जो भी 5-6 पैरामीटर्स थे इंफॉर्मेशन के, उनके फ्लैग इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन, दैट इंफॉर्मेशन, वो सब है। सर्च केसेस में मुझे नहीं समझ आया कि सरकार क्या चाहती है। मैंने जब सीए किया उसके पहले चलता था 148, ठीक है। फिर मैंने जब सीए किया तब सीए करते समय मेरे समय आया ब्लॉक असेसमेंट, सीए फाइनल करते से ही आ गया 153A, अलग से 153A 153C। फिर आया 2021 में आ गया वापस से 148 के बाद 2024 में आ गया ब्लॉक असेसमेंट, सर्च हो गई तो ब्लॉक असेसमेंट, तो अभी चल रहा है ब्लॉक असेसमेंट, हो सकता है आगे फिर 153 आ जाए, रोटेशन पे चल रहा है। 148 ब्लॉक असेसमेंट, 153 148 ब्लॉक, अभी ब्लॉक चल रहा है, तो ब्लॉक असेसमेंट होगा सर्च में, अभी भी नया 158 BC वाला जो होता है, तो जो भी सेक्शन नंबर है वो ये जो होता है रीअसेसमेंट कितने साल का होता है, अभी 3 साल और 5 साल, जनरली 3 साल, और एक्सेप्शनल केसेस में 5 साल, 50 लाख से ऊपर के, है ना, यानी 10 साल कर दिया सर, नहीं सर वो 10 किया था 21 में, 50 लाख से ऊपर 10 साल, 50 लाख से ऊपर 10 किया था 21 में, 21 में 10 करके उन्होंने कहा था कि देखो हमने लिटिगेशन खत्म कर दिया, कम कर दिया, फाइनलिटी ऑफ असेसमेंट पे चले गए, पुरुषोत्तम पोट्री वर्क्स। फिर उन्होंने 2024 में 10 को वापस 5 कर दिया, तो अभी है 5। तो रीअसेसमेंट होता है जनरली 3 साल, एक्सेप्शनल केसेस में 5 साल। नए एक्ट में रीअसेसमेंट होगा 4 साल और एक्सेप्शनल केसेस में 6 साल। और अगर आप 4 और 6 सोच रहे हो कि चेंज आ गया, तो चेंज नहीं आया सर, क्योंकि क्या पहले होता था 3 years from the end of assessment year, अब है 4 years from the end of टैक्स ईयर। यही तो दिमाग घूम जाता है, 3 साल ही अभी भी वही है, पर वो लैंग्वेज चेंज से अपने को लग रहा है 4 हो गए, वही ठीक है। इंफॉर्मेशन में 2 नई इंफॉर्मेशन को उन्होंने कवर कर लिया है, एक है फाइंडिंग और डायरेक्शन। अगर कोई कोर्ट की फाइंडिंग और डायरेक्शन पे रीओपनिंग हो रहा है तो वो फाइंडिंग और डायरेक्शन है, और उसमें कोई टाइम नहीं, अनलिमिटेड टाइम में रीओपनिंग हो सकता है। पहले भी ये था 150 सेक्शन। और एक गार के केसेस, गार पता है सर, एंटी अवॉइडेंस जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, बिल्कुल सर। तो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स के केसेस में भी अनलिमिटेड टाइम दे दिया उन्होंने रीओपनिंग, ये एक चीज।
वो 3 करोड़ से ऊपर के केसेस में होते हैं। 3 करोड़ से ऊपर का कोई अगर टैक्स प्लानिंग आपने की है, जो मतलब प्लानिंग नहीं है बेसिकली, इंटेंशन उसका टैक्स बचाना, प्रैक्टिकल मतलब अपन उसको कहें कि रियल टाइम में ऐसा कोई नहीं करता ट्रांजैक्शन, ह्यूमनली प्रोबेबल नहीं है कि कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करता, पर आपने टैक्स बचाने के उद्देश्य से ऐसी प्लानिंग की है, तो उसमें रीओपनिंग जो है वो अनलिमिटेड टाइम में हो सकती है अगर 3 करोड़ से ऊपर का केस। फिर है नोटिस रीओपनिंग का 1 साल तक नहीं दिया जा सकता, वो जब तक रिलेटेड का टाइम बचा है ना तब तक वो नहीं देंगे। रिलेटेड रिटर्न आप ही भर सकते हो तो तब तक वो 148 का नोटिस नहीं। ओजीई जो होता है, ओजीई मतलब अभी नया शब्द चला है ओजीई। ओजीई होता है ऑर्डर गिविंग इफेक्ट, जिसको अपन पुरानी भाषा में कहते थे सर अपील इफेक्ट ऑर्डर। अपील इफेक्ट ऑर्डर का आजकल नया नए आते हैं ना, आजकल नया बना लिया उन्होंने ओजीई। तो ओजीई जो आता है अपील इफेक्ट ऑर्डर जो होता है सर, वो पहले 3 महीने में होता है। 3 महीने में अपील इफेक्ट देके उनको पैसा वापस करने होते थे, अब वो 3 को 6 कर दिया, 6 महीने में देंगे। तो उनको लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम होगा या ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम होगा कि 3 महीने में तो पता ही नहीं चलता, समझ ही नहीं आता, जो भी होगा, या और फर्दर अपील करनी है क्या वो डिसीजन नहीं हो पाते, तो फॉर दैट रीजन दे हैव एक्सटेंडेड इट टू 6 मंथ्स। असेसमेंट करने के वही डेडलाइन है 31 मार्च तक जो होते हैं ना, 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन व्हिच नोटिस इज गिवन, वो सब वैसे के वैसे डेडलाइंस है, कोई चेंज नहीं है। अपील्स एंड रिविजन्स, तो वही अपील का मैकेनिज्म है साहब, असेसमेंट होगा, एओ करेगा, फेसलेस। फर्स्ट अपील होगी कौन करेंगे साहब? सीआईटी अपील, फेसलेस। एनएफएसी असेसमेंट करेंगे, असेसमेंट सेंटर। एनएफएसी अपील सेंटर फर्स्ट अपील करेंगे। उसके बाद सेकंड अपील होगी ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल वही है। थर्ड अपील होगी हाई कोर्ट, फोर्थ अपील होगी सुप्रीम कोर्ट, जैसा पहले था। बीच में एक उनने वो खच्चर फंसाया था एनटीटी, नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल। तो नई एक्ट आई तो मैंने मेरे वकालत के लिए सबसे पहली चीज जो देखी वो देखी कि नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल तो नहीं आ गई। नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल ये था कि भाई ट्रिब्यूनल की अपील जाएगी नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल में, और नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल की अपील जाएगी सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जाएगी। ये था, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया मद्रास बार एसोसिएशन में, सुप्रीम कोर्ट। नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल एक्ट आया था, उसको 2012 में असंवैधानिक घोषित कर दिया था सुप्रीम कोर्ट। तो वो नया एक्ट आया तो मेरे को लगा कि ये फिर तो नहीं लिया है, क्योंकि सरकार मतलब गिर के फिर उठ जाती है, फिर वो कहते हैं नहीं नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल, वापस आ जाता है वो, तो वो नहीं लाया। नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल नहीं है सर, इट इज अगेन हाई कोर्ट ही है और फिर सुप्रीम कोर्ट है। टीडीएस टीसीएस, टीडीएस टीसीएस के साथ सेक्शन और उसका चार्ट में मेरे को लगता नहीं है कि वो कुछ डिस्कस करने लायक है। जो चेंजेस इन दी प्रोसीजर्स इन दी सिस्टम है वो मैं एड्रेस कर रहा हूँ, उसमें भी हार्डली 1-2 चेंजेस है, वही मैं बता रहा हूँ। जैसे एक सारे आपने देखे ही होंगे अब तक, तो टीडीएस का चैप्टर तो काफी हद तक देख लिया, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है सब, मेरे को नया है। उनका कहना है चार्ट दे दिया, पर मेरे को नहीं समझ आता उनने कैसी लैंग्वेज लिखी है। सीरियल नंबर 3 क्लॉज एच ऑफ उसमें थर्ड कॉलम, पता नहीं क्या लिखा है, बड़ा ढूंढने में क्लेश है, मतलब वो प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। जो नीचे नोट्स लिखे उनको पढ़ोगे आप तो बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा, पर जो भी है वो वी हैव टू लिव विद इट। ये तो उसका पुनर्जन्म हो गया एक्ट का, इसी के साथ रहना है। बाकी ये मेरे को लगता है कि बड़ा शायद लिखी हुई भाषा ज्यादा आसान होती है कई बार टेबल से। तो ये डीडीएस के सारे प्रोविजंस इस 2 सेक्शन में समराइज कर दिए हैं, हम सबको पता है। एक ये था कि पहले क्या होता था कि जो शॉर्ट डिडक्शन और नॉन डिडक्शन का सर्टिफिकेट होता था, एओ से जो लेना पड़ता था, वो गिनती के 10-12 सेक्शन में ही आपको ध्यान होगा, फॉर्म 13 भर के हम एओ से सर्टिफिकेट ले लेते थे, शॉर्ट डिडक्शन नॉन डिडक्शन। अब वो जो है वो सब पेमेंट्स पे, मतलब पहले क्या होता था, ऐसा लिखा हुआ था 194A 194C, इन्हीं में आप सर्टिफिकेट ले सकते। अब ये सर्टिफिकेट आप सभी सेक्शन में ले सकते। तो अब इट्स नॉट मटेरियल कि कौन सा सेक्शन है। अब आपको लगता है कि मेरा तो साहब 10 की जगह 1% पे टीडीएस होना चाहिए,
तो आप फॉर्म भरो, जो भी नया एक्ट में फॉर्म आए और आप वो सर्टिफिकेट ले लो, यू कैन टेक दैट सर्टिफिकेट। पेनल्टी प्रोसिक्यूशन, पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन में साथ जो है एक तो क्या है कि पेनल्टीज में एक बड़ा चेंज जो मुझे लगता है आया है वो है जो बल्कि उसके टैक्स रेट में भी आया, जो एग्रीगेशन ऑफ इनकम था ना सेक्शन 68 से 69D, उसमें क्या होता था, अनअकाउंटेड इनकम पे पहले टैक्स रेट होते थे 78%, है ना, 60% प्लस 25% सरचार्ज प्लस सेस, तो अनअकाउंटेड इनकम पे सर टैक्स 78%। नहीं आपको नहीं बोल रहे। अच्छा सॉरी, अनअकाउंटेड इनकम पे जो टैक्स रेट होते थे, अनअकाउंटेड इनकम पे सर टैक्स रेट होते थे 78%। अब रिसेंटली उन्होंने अनअकाउंटेड इनकम पे टैक्स रेट 78 से कम करके कर दिए हैं 39%। ये आपने पढ़ा होगा, इस साल जो बजट आया वो सुना होगा, बहुत बड़ा चेंज है, नई एक्ट में अच्छी पॉजिटिव चीज के साथ चालू किया है। मैं ऐसा कहूंगा कि देखो साहब, ऐसा है, सिंपल बात है कि बात नए सिरे से कर रहे हैं, आप भी ईमानदार रहो, वो भी ईमानदार रहे, तो उनने अपनी तरफ से ईमानदारी का हाथ बढ़ा दिया। अब वो किस तरह से बढ़ाया वो मेरे को नहीं पता, मैं उसको बताता हूँ। सरकार क्या बड़ा कैलकुलेटेड मूव लेती है, तो उनका ये है कि भाई 78% टैक्स था, अब 39। इसको मैं ऐसा कहूंगा कि साहब अपने लिए ये अच्छा हो गया कि सर्वे सर्च में अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि सर्वे सर्च में कई बार क्या होता था, साहब सरेंडर नहीं कर पाते थे, अपन करना चाह रहे हैं, डिपार्टमेंट वाले भी चाह रहे हैं, मतलब उनके लिए भी अच्छा हो गया कि वो चाह रहे हैं कि सरेंडर कर दो। हम कहते थे साहब कैसे करें, 78% थोड़ी भरेंगे अब। तो अब ये अपन कह सकते हैं कि एक विंडो मिल गई अपने को कि हम 39% टैक्स भर के सर्वे में सरेंडर कर सकते थे। तो आज से 10 साल पहले होता था ना, नोटबंदी के पहले तो 30% ही टैक्स था, तो लोग कर ही देते थे सर्वे सर्च में सरेंडर और ऑफर करके बाहर हो जाते थे, मजा हो गया, एकदम फ्री हो गए। वो उससे विभाग को भी रेवेन्यू मिल जाता था, उन्हीं का रेवेन्यू लॉस हुआ इससे। तो अब नए इसमें एक ये बड़ा चेंज हो गया कि उन्होंने 39% कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि सरकार जब कुछ देती है तो बड़ा कैलकुलेटेड होती है। पहले क्या होता था कि टैक्स लगता था 78% और पेनल्टी लगती थी 10%। अब क्या कर दिया उन्होंने, टैक्स लगेगा 39% और पेनल्टी लगेगी 200%। अब आप हिसाब लगा लो कि किसका फायदा किसका नुकसान, ठीक है। अब पेनल्टी उन्होंने कर दिया कि इट विल बी फॉर अंडर रिपोर्टिंग इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ मिस रिपोर्टिंग, तो 200% पेनल्टी। हालांकि अगर ये आप अपने आप से ही ऑफर करते होंगे तो नहीं लगेगा। जैसे सर्वे सर्च में सरेंडर कर दिया, वो एग्जांपल में तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी। सर्वे सर्च के रिटर्न में भी भर दिया वो, तो उसमें पेनल्टी नहीं लगेगी। पर अगर उन्होंने आपका असेसमेंट में इसको जोड़ दिया तो लगे 200% की पेनल्टी ले आए, ठीक है साहब। बाकी छोटे मोटे पेनल्टी में कोई चेंजेस हैं। एक और अच्छी चीज उन्होंने नई एक्ट में की है कि जो भी हम कह सकते हैं कि चीजों पे बड़ी बड़ी जेल थी, 7 साल की जेल थी, जैसे सबको डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, 2 साल कर दिया। जिसमें 2 साल थी उसको 3 महीने कर दिया है, जिसमें 3 महीने थी उसमें अब जेल नहीं होगी, ऐसा भी कर दिया है। तो बहुत उन्होंने जेल वाले जो प्रोविजंस थे, प्रोसिक्यूशन प्रोविजंस थे, उसको रिलैक्स कर दिया है, डीक्रिमिनलाइज कर दिया। या आपने इस बजट में हो सकता है बड़े सुना होगा, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज था, सजाएं बहुत कम कर दी। और वो भी पहले होती थी रिगरस इम्प्रिजनमेंट, सश्रम कारावास, अब उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर दिया है, ये भी चेंज किया। तो इट्स अ बिग चेंज व्हिच हैज कम अप। अच्छा, नया एक्ट पॉजिटिव नोट के साथ चल रहा है, ठीक है। सर्वे सर्च, अब देखिए सर्वे सर्च में 1-2 चेंजेस जो है मैं आपको बताता हूँ। एक है कि पहले वो डिजिटल रिकॉर्ड्स देख सकते थे। पहले क्या होता था, सर्वे सर्च होता था, अभी ये पिछले साल जब ये एक्ट आया था तब ये बहुत न्यूज चली थी कि अब सर्वे सर्च में वो आपका व्हाट्सएप भी देख पाएंगे।
अब सर्वे सर्च में वो आपका फेसबुक भी देख पाएंगे, ईमेल भी देख पाएंगे। तो पहले भी देख सकते थे सर, अभी भी देख सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं। पहले क्या होता था कि वो इस तरीके से लिखा हुआ था कि पहले वो बुक्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, और बुक्स की डेफिनेशन में लिखा हुआ था बुक्स आल्सो इंक्लूड द डिजिटल रिकॉर्ड्स। अब उन्होंने एक्सप्लिसिटली बाहर ही लिख दिया है कि सर्वे सर्च में वो अलग से लिख दिया है कि ये वर्चुअल असेट्स देख पाएंगे। तो इफेक्ट कोई चेंज नहीं है, पहले भी देख लेते थे वो, अभी भी देख लेंगे, पर पहले और अभी दोनों में एक उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अंडर द एविडेंस एक्ट 65B सेक्शन है, उसमें उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि ये जो डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, ये ओनर से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जिसके रिकॉर्ड है उससे सर्टिफिकेट लेना पड़ता था और अभी भी लेना पड़ेगा। बाकी वो देख तो सकते ही, और व्हाट्सएप चैट पे एडिशन नहीं हो सकते। ये मेरे को लगता है आपने भी ऐसे जजमेंट पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे ही पढ़ा होगा, वो कोई ने भेजा होगा ग्रुप में, तो वो जो है ना व्हाट्सएप चैट में एडिशन नहीं हो सकते थे, या फेसबुक पे अपन ने डाल दिया कि साहब मैं फ्रांस में घूम रहा हूँ, उस पर एडिशन नहीं हो सकते। वो सिर्फ कहने सुनने की चीज है, बाकी रियल में नहीं हो सकते। तो उनको सबूत चाहिए, वो ये सब सबूत नहीं। सर्वे में एक बहुत बड़ा चेंज है। पहले क्या होता था साहब, जब सर्वे होता है, एक होता है सर्च, है ना, एक होता है सर्वे। 133A 133A वाले जो सर्वे होते हैं, उसमें ऐसे जजमेंट आए थे कि वो सर्वे में बयान तो ले सकते हैं, पर शपथ पूर्वक बयान नहीं ले सकते, स्टेटमेंट और ओथ नहीं ले सकते। तो वो लोग क्या करते थे, सर्वे के बाद 133 में इनकम टैक्स बुला के बयान देते, या 131 बने का नोटिस देके बयान देते। जो प्रैक्टिकल बात है मैं बता रहा हूँ, जो लोग मतलब सर्वे मैटर्स सर आप लोग कर रहे हैं जो भी, तो ये आपने देखा होगा, सर्वे में वो स्टेटमेंट ले सकते हैं पर शपथ पूर्वक नहीं ले सकते। पर सर्वे जो करने आता है वो तो मतलब वो गॉडली, भगवान का रूप रहता है, या शैतान का, हैवान का रूप रहता है, जो भी है वो मतलब सेल्फ प्रोक्लेम्ड रहता है जो भी। तो उसको लगता है जो मैं कर रहा हूँ वो सब सही है, तो मेरे को सब पावर है। तो सर्वे में शपथ पूर्वक बयान लिए जाते थे। कोर्ट के फैसले आए कि सर्वे में जो अगर शपथ पूर्वक बयान लिया गया है तो उसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। सर्वे में दिए गए बयान की कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। बड़ा लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट जजमेंट है, एस कादर का। अब सर्वे के बयान की कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं थी, क्योंकि वो सर्वे में शपथ पूर्वक बयान नहीं ले सकते। नए एक्ट में उन्होंने लिख दिया कि सर्वे में हम शपथ पूर्वक बयान ले सकते हैं। ठीक है, अपनी गलतियां सुधार ली उन्होंने, बाकी आप अपनी गलती सुधारो, अपना काम ही है ना ऐसी तैसी करना। अब जो नया आया उसको पढ़ो, समझो, उसकी ऐसी तैसी करो, उसकी ऐसी तैसी करके आप बच जाओगे, फिर वो बदल देंगे, अपनी गलती सुधार लेंगे। बाल्टी में वहां से छेद दिख गया उनको जहाँ से पानी बह रहा है, उसको फिर भर देंगे, फिर नया छेद निकालो। ये अपना काम है। सेविंग एंड रिपील का सेक्शन है सर, मैंने बताया कि ये जो ये अपने आप में फुल डे का सेमिनार है, सिर्फ सेविंग एंड रिपील कि पुरानी एक्ट की क्या क्या चीजें नई एक्ट में बच जाएंगी। जैसे दो छोटी चीजें मैं बता देता हूँ। एक है कि पुरानी एक्ट के जो सर्कुलर है वो नई एक्ट में भी लागू हुई, ये लिखा है सेक्शन 536 सबसेक्शन 2। पुरानी एक्ट के सर्कुलर भी नई एक्ट में लागू हुई। दूसरा है केस लॉ। पुरानी एक्ट के जो इतने सारे केस लॉ इतने साल में आए, कई लॉ सेटल हो गए, क्या वो नई एक्ट में लागू होंगे? उसके लिए अलग से नहीं लिखा है 536 में, पर एक कॉमन प्रिंसिपल है कि अगर प्रोविजन सेम है ना, कोग्नेट प्रोविजन है, एक जैसे प्रोविजन है, तो पुरानी एक्ट के प्रावधान भी नई एक्ट में लागू होते हैं। जैसे 1922 की एक्ट के जो केस लॉ थे 1961 की एक्ट में अप्लाई हुए थे, तो वो अप्लाई हुए, अलग से लिखा नहीं। ठीक है, तो ये चेंजेस है। अब आखिरी, बस सर मैं आई ऑलरेडी एक्सीडेड माय टाइम, तो बस एक आखिरी 1 मिनट में और लेता हूँ और ये बताता हूँ सर कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, नहीं भी होता तो भी कुछ नहीं होता, हो भी गया तो भी कुछ नहीं, क्योंकि वैसा का वैसे ही है, अपनी कहानी वहीं से चालू है, तो वैसा का वैसे ही है।
फिर भी मैंने आपको 50-100 चेंजेस बताने की प्रयास की जो अपरेंटली मैंने अपने डिस्कशन के लिए उचित समझे। और भी चेंजेस हैं जो मैं स्किप कर गया क्योंकि वो अपने लिए रिलेवेंट भी थे, अपने डिस्कशन पे संबंधित नहीं थे। अब ये जो है, ये कुछ ऐसी चीजें जो उनको नए सिरे से लिखते समय शायद कर देनी चाहिए थी। जैसे एक है कि साहब अपन कहते हैं कि साहब बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख, 2014 में भी 2.5 लाख, आज भी 2.5 लाख। और हम जब भी नए कानून लाते हैं, नई बातें करते हैं, तो हम विदेशों की बातें करते हैं कि देखो वो तो कोरिया में भी ऐसा होता है, वो तो फ्रांस में भी ऐसा होता है, तो इंडिया में भी हम ऐसा कर देते हैं। इंडिया में जब अमेंडमेंट्स लाते हैं तो हम फॉरेन की बातें करते थे। तो फॉरेन में क्या होता है सब, यूएस में क्या होता है, यूएस में ये होता है कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। अगर $20,000 की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है तो उसको वो चेंज नहीं करेंगे हर साल। पिछले साल जितना इन्फ्लेशन रेट था उतने से अपने आप बढ़ जाएगी। जो गवर्नमेंट का उनका जो भी बॉडी है वो जो इन्फ्लेशन रेट डिक्लेयर कर देगी उतने से बेसिक एग्जाम्पशन बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। इनके भी तो पता है ना आपको, वो पार्लियामेंट वाले जो रहते हैं उनके अलावेंसेस पहले वो हर साल बढ़ाते थे। हर साल की इनको पार्लियामेंट में खाना इतने का मिलेगा, ये इतने का मिलेगा, अलावेंसेस हर साल उनको ज्यादा से ज्यादा दिए जाते थे। और जब वो बढ़ाए जाते थे उनके अलावेंसेस तो वो लोग तो निर्विरोध उसको पास कर देते थे, सब एक ही हो जाते थे 545, ठीक है, वो एक ही हो जाते थे कि सब ये तो अलावेंस बढ़ने चाहिए, ठीक है। पर जनता और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इसकी जंग छिड़ जाती थी कि इनके अलावेंसेस बढ़ाए जाए। तो हमारे अरुण जेटली साहब ने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया था कि अब अलावेंसेस हम बढ़ाएंगे नहीं, इन्फ्लेशन एडजस्ट कर देंगे, ऑटोमेटिक हर साल बढ़ जाएंगे, तो बिना अखबार में छपे बढ़ जाएंगे। तो ऐसी बेसिक एग्जाम्पशन का होना चाहिए। इन्फ्लेशन के साथ आदमी तो गरीब होता जा रहा है ना। अगर 2.5 लाख की एग्जाम्पशन लिमिट है तो गरीब होता जा रहा है, कम मतलब वो ज्यादा कमाएगा, बेचारे को कम अमाउंट पे टैक्स देना है। तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड बेसिक एग्जाम्पशंस होनी चाहिए। एक अपने यहाँ कंसेप्ट होता है हस्बैंड अलग वाइफ अलग, दोनों का अलग रिटर्न जाएगा। एक परिवार है जिसमें 4 सदस्य हैं, 40 लाख की इनकम, एक ही व्यक्ति कमा रहा है तो 40 लाख पे टैक्स लगेगा, 10-5 लाख रुपए। चारों 10-10 लाख कमा रहे हैं तो कोई टैक्स नहीं देगा। तो ये तो गलत व्यवस्था है। यूएस में जॉइंट रिटर्न्स का कंसेप्ट होता है, हस्बैंड वाइफ साथ में रिटर्न भर सकते हैं, ठीक है, दोनों मिला के भरो, टैक्स बच जाता है। तो अच्छी बात अडॉप्ट करो ना दुनिया भर से, ये नहीं किया गया साहब, ठीक है। फिर एक होता है छोटी छोटी कंपनी होती है, अब हर कंपनी को रिटर्न भरना है, कितना रिटर्न भरोगे? 5 लाख कंपनी है, 4.5 लाख छोटी कंपनीज रिटर्न भर रही है, तो उनको पास थ्रू स्टेटस दे दिया जाता है कि कंपनी को कोई टैक्स नहीं लगेगा, कंपनी का प्रॉफिट शेयर होल्डर के हाथ में बढ़ जाएगा, वही टैक्स देंगे, ताकि उनको कंप्लायंस से बच जाए। ये नहीं किया साहब, ये नहीं हुआ। कैरी बैकवर्ड ऑफ लॉसेस, स्पेक्यूलेशन का काम कर रहे हैं, इस साल प्रॉफिट हो गया, अगले साल लॉस हो गया, ठीक है। 3 साल कमाया, चौथे साल में सब वाइप ऑफ कर दिया। सट्टे बाजारी में ऐसे ही होता है ना, तो वो चौथे साल में कर दिया। वो लॉस चौथे साल का वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, बैकवर्ड नहीं ले जा सकता। पिछले 3 सालों का टैक्स देना पड़ता है उसको, बैकवर्ड कहाँ ले जा सकते हैं अपने लॉस? कुछ देशों में ले जा सकते हैं क्योंकि एक्टिविटी तो वही है ना, तो आप यू कैन टेक बैक द लॉसेस, उससे भी सेट ऑफ कर सकते हो। तो ये नहीं किया सब। तो ऐसे कुछ चेंजेस हैं जो मुझे लगता है नहीं किए गए। और मैडम ने जो भी किया अच्छा किया, जैसा भी किया, हम सब उनका आभार प्रदर्शित करते हैं। बहुत धन्यवाद।